नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के गहराई में उतर रहे हैं। राजस्थान का एक छोटा सा गांव है चित्रपुर, और वहां की कहानी है ये। यादों की, न्याय की, और शायद क्या कहें, एक जन्म से दूसरे जन्म तक खिंची चली आती किसी अधूरी दास्तान की। हमें इसका जिक्र मिला है एक लेख में। शीर्षक है पुनर्जन्म, द टेल ऑफ रीइंकार्नेशन एंड जस्टिस। तो आज इसी पर बात करेंगे। कहानी का जो केंद्र है वो है आर्या। लेख बताता है कि वो एक शांत सी लड़की है, लंबे काले बाल, गोरा रंग, पर आंखों में ना एक अजीब सी उदासी है, जैसे कोई पुराना बोझ लिए हुए हो। वो अपने माँ बाप के साथ गांव के किनारे एक पुराने घर में रहती है, जो थोड़ी थोड़ी हवेली जैसा दिखता है। हाँ, बाहर से तो सब सामान्य सा लगता है, लेकिन कहानी की जो उलझन है वो यहीं से शुरू होती है। बिल्कुल। लेख के हिसाब से आर्या बचपन से ही थोड़ी थोड़ी अलग थी। मतलब ऐसी बातें करती थी जो उस उम्र के बच्चे आमतौर पर नहीं करते। जैसे कभी घर के दरवाजे को देख लिया तो अचानक पूछ बैठी, ये दरवाजा हमेशा नीला नहीं था ना? पहले ये लाल था? या घर के किसी कोने को देखकर कह दिया, मैं यहाँ पहले भी आई हूँ। और ये दिलचस्प है कि लेख इन बातों को बस बचपना कहकर टाल नहीं देता, बल्कि ये दिखाता है कि यहीं से वो रहस्य की बुनियाद पड़ रही थी। और माँ की प्रतिक्रिया भी देखिए। लेख कहता है वो चौंक जाती थी, पर शायद समझ नहीं पाती थी कि क्या कहें, तो बात टाल देती थी। हाँ, मतलब असामान्य तो लगता था, पर शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसके पीछे क्या हो सकता है। सही बात है, उस वक्त शायद कोई ढांचा ही नहीं था इसे समझने का। और ये सिर्फ बातों तक ही नहीं था। एक और अजीब बात लेख में बताई गई है कि आर्या कभी-कभी आधी रात को उठ जाती थी और हवेली के पिछवाड़े चली जाती थी। अच्छा, हाँ, और वहां जाकर जमीन खोदने लगती थी। जमीन खोदने लगती थी रात में? हाँ, और अगर कोई देख लेता, पूछता कि क्या कर रही हो, तो कहती यहाँ किसी की कोई चीज दबी हुई है, मुझे उसे निकालना है। बाप रे, एक छोटी बच्ची! ये तो वाकई कहानी की शुरुआत को बहुत रहस्यमयी बना देता है। बिल्कुल। विक शायद यही इशारा कर रहा है कि उसका जुड़ाव सिर्फ घर की दीवारों से नहीं था, या रंगों से नहीं। बल्कि उस जमीन से, उस जगह के इतिहास से कहीं गहरा था। वो किसी की चीज क्या थी, ये सवाल कहानी के शुरू में ही आ जाता है। ये सिर्फ अजीब हरकतें नहीं थी, शायद किसी अधूरी खोज की अनजाने में हो रही कोशिशें थीं। तो ठीक है, चलिए यहीं से इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। आखिर आर्या की इन अजीब यादों, भावनाओं, इन हरकतों के पीछे क्या राज था? ये पुनर्जन्म वाला लेख इसे कैसे सामने लाता है? तो जैसा हमने देखा, बचपन तो आर्या का इन अजीब घटनाओं से भरा ही था। लेख बताता है कि वक्त बीता, आर्या बड़ी हुई, लेकिन वो जो बेचैनी थी अंदर, वो कम नहीं हुई, बल्कि उसने एक नया रूप ले लिया। अब वो सपनों में आने लगी। सपनों के जरिए? हाँ। और ये कोई ऐसे वैसे सपने नहीं थे। लेख कहता है हर रात लगभग एक ही सपना, बार बार। एक पुरानी सी बड़ी सी हवेली, एक औरत है, शायद लाल साड़ी में, आग की लपटों से घिरी हुई, चीख रही है, मदद मांग रही है। और कोई है, एक धुंधली सी परछाई जो उसे पीछे से आग की तरफ धकेल रहा है। और लेख इन सपनों के भावनात्मक असर पर बहुत जोर देता है। ये सिर्फ डरावनी तस्वीरें नहीं थीं। आर्या सुबह उठती तो अक्सर रो रही होती थी। एक गहरा दुख, एक डर वो महसूस करती थी। हाँ। और एक अजीब सा अपनापन भी। उसे लगता था कि वो सपने वाली औरत को जानती है, उसका दर्द महसूस कर सकती है। पर ये समझ नहीं पाती थी कि कौन है वो, क्या रिश्ता है। ये जानना कि कोई अनजाना चेहरा इतना अपना क्यों लग रहा है, शायद यही सबसे ज्यादा परेशान करता होगा। बिल्कुल। लेख इसी अंदरूनी कश्मकश को आर्या के किरदार का अहम हिस्सा दिखाता है। बाहर से शांत, पर अंदर सपनों और अनजानी यादों की उथल-पुथल। और यही वो पुनर्जन्म वाला विचार कहानी में और साफ होने लगता है। लेख सीधे दावा तो नहीं करता, पर इशारा करता है कि ये शायद पिछले जन्म की कोई दर्दनाक याद हो सकती है, जो सपनों के रास्ते सतह पर आने की कोशिश कर रही है। कई धारणाओं में ऐसा माना भी जाता है कि तीव्र भावनात्मक अनुभव, खासकर मृत्यु के वक्त के, वो अगले जन्म में ऐसे सामने आ सकते हैं। हाँ, धुंधली यादें बनकर या सिर्फ भावनाओं के रूप में। बिल्कुल। लेख आर्या के सपनों को इसी रोशनी में दिखाता है। और फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है।
एक ऐसा मोड़ जो आर्या की अंदर की दुनिया को बाहर की सच्चाई से जोड़ता है। कॉलेज के दिनों की बात है, आर्या लाइब्रेरी में गांव के इतिहास पर कोई पुरानी सी किताब पढ़ रही थी। अच्छा। पढ़ते पढ़ते उसकी नजर एक नाम पर अटक गई, राधिका देवी। किताब में राधिका देवी के बारे में ज्यादा नहीं था, बस इतना कि वो करीब 70 साल पहले उसी हवेली में रहती थी जिसमें अब आर्या रहती है, और हवेली में अचानक आग लगने से उनकी रहस्य में मौत हो गई थी। लेख बताता है कि ये नाम, ये जानकारी पढ़ते ही आर्या का दिल जोरों से धड़कने लगा, जैसे कोई करंट लगा हो। एक अजीब सा एहसास कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये कहानी, ये नाम, ये मौत, ये सब उससे जोड़ा है, गहराई से। बिल्कुल, ये क्षण कहानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक आर्या के जो अनुभव थे, बचपन की बातें, रात में वो मिट्टी खोदना, वो डरावने सपने, वो सब उसके मतलब निजी दायरे में थे, अस्पष्ट थे, कोई ठोस आधार नहीं था उनका। हाँ। लेकिन राधिका देवी का नाम और हवेली में आग से मौत की घटना, इसने उसे एक बाहरी, एक ऐतिहासिक संदर्भ दे दिया। सही बात है। उसके अंदर जो चल रहा था वो अब एक दर्ज की गई घटना से जुड़ गया। लेख इसे ऐसे दिखाता है जैसे पहेली का एक अहम टुकड़ा मिल गया हो, जिसने आर्या की अस्पष्ट भावनाओं को एक दिशा दे दी। अब ये सिर्फ एहसास नहीं रहा, ये खोज बन गई। हाँ। और इसी खोज ने उसे सच के बहुत करीब पहुंचा दिया। राधिका देवी के बारे में जानने के बाद तो आर्या की बेचैनी और बढ़ गई। लेख के मुताबिक वो अब जानबूझकर हवेली के उन पुराने बंद पड़े हिस्सों में जाने लगी जिन्हें सबने भुला दिया था। जवाब ढूंढने के लिए। हाँ, शायद वो उन जवाबों को ढूंढ रही थी जो सपना या वो किताब पूरी तरह नहीं दे पा रहे थे। वो उस जगह की दीवारों से, वहां की हवा से कुछ महसूस करना चाहती थी। और फिर एक रात उसकी ये खोज उसे एक ऐसी जगह ले गई जहां शायद सालों से कोई नहीं गया था। हवेली का एक बिल्कुल पुराना, वीरान सा हिस्सा। वहां दीवार के पीछे छिपा हुआ एक छोटा सा गुप्त कमरा मिला उसे। गुप्त कमरा? हाँ, ऐसा कमरा जिसके होने का शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था। लेख इस पल को बड़े नाटकीय ढंग से पेश करता है। धूल, जाले, अंधेरा, और उसी गुप्त कमरे में आर्या को मिली एक पुरानी डायरी, चमड़े की जिल्द वाली डायरी। हाँ, हालत खराब थी, पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन कवर पर स्याही से थोड़ी धुंधली लिखावट में बस एक नाम लिखा था, राधिका। राधिका। ओह, तो ये वो कड़ी थी। बिल्कुल, ये डायरी महज एक चीज नहीं है, लेख इसे कहानी की, क्या कहें, धुरी की तरह पेश करता है। ये वो लिंक है जो आर्या के आज को राधिका के अतीत से सीधा जोड़ देता है। ये सिर्फ राधिका का जिक्र नहीं, ये शायद राधिका की अपनी आवाज थी जो सालों बाद सामने आई। सोचिए आर्या के लिए ये कितना बड़ा पल रहा होगा। हाँ, जिस नाम ने उसे इतना बेचैन किया, उसी नाम की डायरी उसके हाथों में। और यहीं से कहानी का सबसे रोमांचक और शायद सबसे भावनात्मक मोड़ आता है। लेख बताता है कि जैसे ही आर्या ने कांपते हाथों से वो डायरी खोली, पन्ने पलटने शुरू किए, उसकी आंखों के सामने सब घूमने लगा, चक्कर सा आने लगा। लेकिन ये सिर्फ शारीरिक नहीं था, उसे धुंधली पर बहुत साफ झलकियां दिखने लगी, जैसे कोई पुरानी फिल्म चल पड़ी हो। उसे महसूस हुआ, नहीं, उसे याद आया कि वो खुद ही राधिका थी। वो खुद राधिका थी। हाँ, डायरी ने राधिका ने अपनी पूरी कहानी लिखी थी। वो सिर्फ हवेली की मालकिन नहीं थी, वो आसपास की किसी राजघराने की बहू थी। जिंदगी बाहर से खुशहाल दिखती थी, पर अंदर से अकेली थी। और सबसे भयानक सच कि उसका पति, जो बाहर से बहुत भला प्रतिष्ठित दिखता था, असल में बेहद लालची और क्रूर था। लेख यहाँ अतीत के धोखे और विश्वासघात पर रोशनी डालता है। राधिका के नाम काफी जमीन थी, पुश्तैनी गहने थे, और उसके पति की नजर उसी दौलत पर थी। हाँ। डायरी से पता चलता है कि उसने पूरी साजिश रची, हवेली में आग लगवाई ताकि राधिका की मौत एक हादसा लगे और वो सारी संपत्ति हड़प ले। वो सपना जिसमें औरत आग में घिरी थी और कोई धक्का दे रहा था। हाँ। लेख साफ करता है कि वो आर्या का सिर्फ सपना नहीं था, वो राधिका की मौत का सच था, जिसे आर्या पिछले जन्म की याद के तौर पर देख रही थी। और उस डायरी में एक और बात थी जिसने शायद आर्या को अंदर तक हिला दिया। मरते वक्त आग की लपटों में घिरी राधिका ने सिर्फ चीखें नहीं मारी थीं, उसने कसम खाई थी। कसम? हाँ। लेख में उसके शब्द कुछ ऐसे रहे होंगे, मैं वापस आऊंगी, मैं लौटकर अपना न्याय खुद लूंगी। मैं लौटकर अपना न्याय खुद लूंगी।
ये कसम तो कहानी का केंद्र बन जाती है। लेख इसे सिर्फ मरने वाले की आखिरी आवाज नहीं दिखाता, बल्कि एक शक्तिशाली इरादे की तरह पेश करता है, जो शायद आत्मा को मुक्ति पाने से रोकता है जब तक वो पूरा ना हो। हाँ, बिल्कुल। पुनर्जन्म की कई कहानियों में यह विचार मिलता है कि तीव्र इच्छाएं, खासकर अन्याय का बदला लेने की या अधूरे काम को पूरा करने की, वो आत्मा को नए जन्म के लिए प्रेरित कर सकती हैं। यहाँ राधिका की कसम आर्या के जन्म को, उसके अब तक के अनुभवों को एक मकसद देती है कि वो यहाँ सिर्फ जीने नहीं आई, वो राधिका का अधूरा न्याय पूरा करने आई है। ये सब कुछ एक साथ जानना कि वो राधिका है, मौत हादसा नहीं हत्या थी, और उसने बदला लेने की कसम खाई थी। लेख कहता है ये आर्या के लिए इतना भारी था कि वो वहीं जोर से चिल्ला पड़ी, मैं राधिका हूं। ये सिर्फ पहचान नहीं थी, ये एक बोझ था, एक जिम्मेदारी का एहसास। हाँ, ये डायरी सिर्फ अतीत का खुलासा नहीं करती, ये वर्तमान के लिए एक मिशन तय कर देती है। अब आर्या के सामने सवाल सिर्फ ये नहीं था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सवाल ये बन गया कि अब मुझे क्या करना है। बिल्कुल। लेख दिखाता है कि अतीत का ज्ञान कैसे वर्तमान के रास्ते को पूरी तरह बदल सकता है। आर्या की पहचान, उसका मकसद, सब कुछ उस एक डायरी से बदल गया। हाँ, अब वो सिर्फ एक कॉलेज जाने वाली लड़की नहीं थी, वो राधिका की अधूरी कहानी थी, उसकी चीखें, उसकी कसम, उसका जीता जागता सबूत। उसे अब सब समझ आ रहा था, बचपन की वो अजीब बातें, रात में मिट्टी खोदना, वो डरावने सपने। लेख के हिसाब से ये सब राधिका की अतृप्त आत्मा की गूंज थी, जो न्याय मांग रही थी। हाँ, जो अपनी कहानी पूरी करना चाहती थी। और इसी दौरान उसे एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है, जो शायद लेख में संयोग की तरह नहीं, बल्कि क्या कहें, नियति के चक्र की तरह दिखाई गई है। हवेली में जो अभी रह रहे थे वर्तमान मालिक ठाकुर देवेंद्र सिंह, हाँ, वो कोई और नहीं, उसी लालची पति के वंशज थे जिसने 70 साल पहले राधिका की हत्या की थी। अरे, उसी के वंशज। हाँ। ये खुलासा तो कहानी में तनाव और उद्देश्य दोनों को और बढ़ा देता है। अब अन्याय सिर्फ अतीत की बात नहीं रहा, उसके निशान वर्तमान में भी मौजूद थे, उसी हवेली में, उसी परिवार के रूप में। लेख शायद ये दिखा रहा है कि कर्मों का फल या कम से कम उनका असर पीढ़ियों तक जा सकता है। सही बात है। आर्या के लिए तो स्थिति और भी मुश्किल हो गई होगी। उसका सामना सिर्फ एक पुराने अन्याय से नहीं, बल्कि उसके आज के प्रतिनिधियों से भी था। हाँ, अब सब कुछ आईने की तरह साफ था। लेख बताता है कि आर्या ने मन में ठान लिया, वो चुप नहीं बैठेगी। वो राधिका की भटकती आत्मा को शांति दिलाएगी, उसकी कसम को सम्मान देगी, इस अधूरी दर्दनाक कहानी को उसके सही अंजाम तक पहुंचाएगी। लेकिन कैसे? क्या वो बदला लेगी? लेख इस सवाल को खुला रखता है उस वक्त। हाँ, फिर आती है वो रात, वो निर्णायक रात। लेख इसका वर्णन बहुत रहस्यमयी और अलौकिक ढंग से करता है। जब पूरा गांव सो रहा था, चारों तरफ गहरा सन्नाटा, आर्या फिर से हवेली के उसी पुराने वीरान हिस्से में गई जहां डायरी मिली थी। उसने वहां एक दिया जलाया, शायद राधिका की आत्मा के सम्मान में। और फिर उसने उस डायरी को दोबारा पढ़ना शुरू किया, शुरू से अंत तक, हर शब्द, हर भावना को महसूस करते हुए। जैसे ही उसने डायरी की आखिरी लाइन पढ़ी, जहां शायद राधिका की कसम लिखी थी, लेख के अनुसार वहां अजीब चीजें होने लगी। जैसे? हवेली के अंदर अचानक तेज हवा का झोंका आया, दिए की लौ कांपने लगी, दरवाजे खिड़कियां अपने आप खड़कने लगे, दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें हिलने लगीं, कुछ नीचे गिर गईं। माहौल में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई, जैसे बरसों से सोई कोई शक्ति जाग उठी हो। बाप रे! और फिर उस हवा और खड़खड़ाहट के बीच एक चमकदार, कुछ नीली सी रोशनी उस कमरे में फैली। लेख इस सीन को बहुत साफ दिखाता है। उस रोशनी के बीच आर्या के सामने एक आकृति उभरी, एक औरत की। राधिका? हाँ, वही चेहरा जो आर्या सपनों में देखती थी, वही लाल साड़ी, वही आंखों में आंसू। राधिका की आत्मा उसके सामने खड़ी थी। ये तो कहानी का चरम बिंदु है, जहां अलौकिक यथार्थ बन जाता है। लेख यहां सीधे तौर पर आत्मा के अस्तित्व को दिखाता है। राधिका का प्रकट होना सिर्फ एक नजारा नहीं है, ये दो समय का, दो जन्मों का मिलन है। बिल्कुल। ये आर्या के अनुभवों की अंतिम पुष्टि है। और फिर राधिका का आर्या से बात करना, लेख में उसके शब्द बहुत मायने रखते हैं। वो कहती है, धन्यवाद बेटी,
तूने मेरा वादा पूरा किया। अब मैं मुक्त हूं। अब मैं मुक्त हूं। ये शब्द कितने गहरे हैं। मतलब वो वाकई बंधी हुई थी अपनी कसम से, अपने अधूरे न्याय से, और आर्या ने उसे मुक्त किया, बदला लेकर नहीं, बल्कि उसके सच को जानकर, उसकी कहानी पढ़कर, शायद उसे समझकर। बिल्कुल। लेख यहाँ न्याय की एक अलग परिभाषा पेश करता है। ये वो बदला लेने वाला या सजा दिलाने वाला न्याय नहीं है। ये सत्य के सामने आने और उसकी स्वीकृति से मिलने वाली शांति है। हाँ। राधिका की आत्मा को मुक्ति तब मिली जब उसकी कहानी सुनी गई, उसकी सच्चाई मानी गई और उसकी कसम को आर्या ने अपनी पहचान के जरिए सम्मान दिया। ये कर्म के चक्र के पूरा होने जैसा है। लेख का जोर शायद इसी बात पर है कि अनसुलझे मुद्दे, अन्याय आत्मा को तब तक बांधे रख सकते हैं जब तक उन्हें किसी न किसी रूप में संबोधित न किया जाए। आर्या ने वही किया। उन शब्दों के बाद लेख बताता है कि वो चमकदार रोशनी धीरे धीरे मध्यम पड़ गई और राधिका की आत्मा उसी रोशनी में विलीन हो गई, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। आर्या वहीं जमीन पर गिर पड़ी, शायद उस पूरे अनुभव के भावनात्मक बोझ से, या शायद उस गहरी शांति से जो राधिका की मुक्ति के साथ उसे भी महसूस हुई होगी। पर जब उसने आंखें खोली तो चेहरे पर डर या दुख नहीं था, एक अजीब सी शांति थी, स्थिरता थी। और इसका असर सिर्फ आर्या पर नहीं हुआ। लेख एक और दिलचस्प बात बताता है। अगली सुबह जब गांव वाले जागे तो उन्होंने एक बदलाव महसूस किया। क्या? सालों से वीरान, उदास और शायद थोड़ी डरावनी मानी जाने वाली उस हवेली के पुराने हिस्से से, जहां ये सब हुआ था, एक भीनी भीनी अच्छी सी खुशबू आ रही थी। खुशबू? हाँ, जैसे वहां बरसों बाद किसी ने पूजा की हो, या जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा चली गई हो और सकारात्मकता ने जगह ले ली हो। ये खुशबू एक प्रतीक की तरह है। ये न सिर्फ राधिका की आत्मा की शांति का संकेत है, बल्कि उस जगह की शुद्धि का भी प्रतीक है, जो सालों से एक दुखद रहस्य का बोझ ढो रही थी। सही बात है। लेख ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति के कर्म, मतलब आर्या का सच जानना और स्वीकारना, न सिर्फ आत्माओं को बल्कि जगहों को भी प्रभावित कर सकते हैं। इस पूरी घटना ने आर्या की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। लेख के अनुसार उसने अपना शहर का जीवन, आगे की पढ़ाई सब छोड़ दिया। वो वापस गांव आ गई, लेकिन अब वो पहले वाली आर्या नहीं थी। उसने अपनी जिंदगी गांव के बच्चों को पढ़ाने में लगा दी। पढ़ाने में? हाँ, वो अक्सर एक बात कहती थी जो शायद राधिका की कहानी से सीखी हुई उसकी जिंदगी का फलसफा बन गई थी। हर आत्मा को शांति मिलनी चाहिए और हर अधूरी कहानी को अंत मिलना चाहिए। उसने राधिका की कहानी को अंत दिया था, और अब शायद वो ज्ञान के जरिए दूसरों की जिंदगी में अधूरी कहानियों को पूरा करने या उन्हें शांति की ओर ले जाने का काम कर रही थी। ये भी महत्वपूर्ण है कि आर्या ने बदला लेने का रास्ता नहीं चुना। नहीं उसने ठाकुर देवेंद्र सिंह या उनके परिवार को सार्वजनिक रूप से दोषी ठहराया। हाँ, ये बात गौर करने वाली है। लेख का अंत प्रतिशोध पर नहीं है, बल्कि उपचार, शांति और आगे बढ़ने पर केंद्रित है। आर्या का बच्चों को पढ़ाना शायद इसी सकारात्मक ऊर्जा को आगे बढ़ाने का तरीका है। उसने अतीत के अंधेरे को भविष्य की रोशनी में बदल दिया। और गांव में ये कहानी आज भी एक किंवदंती की तरह सुनाई जाती है। लेख का अंत एक खूबसूरत नोट पर होता है। लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में कभी-कभी उस हवेली के पुराने हिस्से से किसी औरत की हल्की सी मीठी हंसी सुनाई देती है। हंसी? हाँ, जैसे कोई आत्मा जो बरसों से रो रही थी, अब आखिरकार सुकून में हो, मुक्त हो और शायद थोड़ी खुश भी। ये हंसी उस मुक्ति का अंतिम प्रमाण है। हाँ। कहानी दुख और अन्याय से शुरू हुई थी, लेकिन उसका अंत शांति और समाधान पर होता है। ये दिखाता है कि न्याय हमेशा सजा के रूप में नहीं आता। कभी-कभी वो समझ, स्वीकृति और मुक्ति के रूप में भी आता है। तो इस पूरी कहानी, इस लेख के विश्लेषण से हम क्या समझ सकते हैं? हमने एक ऐसी यात्रा देखी जो कुछ बेचैन करने वाली अस्पष्ट भावनाओं और सपनों से शुरू हुई, और ये यात्रा एक गहरे रहस्य को परत दर परत खोलने तक गई, एक पिछले जन्म की दर्दनाक सच्चाई को उजागर करने और आखिरकार एक पीड़ित आत्मा के लिए न्याय और शांति लाने तक पहुंची। आर्या की कहानी, जैसा कि लेख में है, हमें दिखाती है कि कैसे अतीत की अनकही कहानियां, अनसुलझे बोझ हमारे आज को कितनी गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल। और जैसा लेख के अंत में शायद सार रूप में कहा गया है, न्याय देर से मिल सकता है
पर मिलता जरूर है, चाहे रूप कोई भी हो। आत्मा को सच्ची शांति तभी मिलती है जब सच सामने आता है और उसे स्वीकार कर लिया जाता है। ये पंक्तियां कर्म, सत्य की शक्ति और अंतिम समाधान के विचार को मजबूती से रखती हैं। राधिका का सच सामने आया, उसकी कसम का मान रखा गया और उसे मुक्ति मिली। भले ही इसके लिए उसे एक और जन्म का इंतजार करना पड़ा और आर्या को माध्यम बनना पड़ा। वाकई ये कहानी हमें अपने जीवन के वो अनदेखे धागों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। अतीत के कौन से कर्म हैं, कौन सी विरासतें हैं, कौन सी अनकही कहानियां हैं जो हमारे आज को अनजाने में आकार दे रही हैं। ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सब भी किसी न किसी स्तर पर अपनी या शायद किसी और की अधूरी कहानियों को पूरा करने की एक अनजानी यात्रा पर हैं? हाँ, ये एक गहरा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।